जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं संस्कृत का मॉडल पेपर लाया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जिसमें आपको गद्यांश पद्यांश भी देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपका जो स्कोर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्नलिखितेषु प्रभावी भाषा शिक्षकस्य भूमिका दृष्टया किम श्रेष्ठम। अर्थात निम्नलिखित में से प्रभावी भाषा शिक्षक की दृष्टि से क्या श्रेष्ठ है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भाई, प्रभावी भाषा शिक्षक की दृष्टि से श्रेष्ठ क्या होगा। विकल्प बी में कहा गया है लक्ष्य भाषायाः प्रभावी प्रयोगार्थम शिक्षार्थिभ्यः सहायक रूपेण प्राचुर अवसर प्रदानम। अर्थात इसका अर्थ हुआ लक्ष्य भाषा के प्रभावी प्रयोग के लिए शिक्षार्थियों को सहायक रूप से अधिक अवसर प्रदान करना। ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब तक बच्चे को अवसर नहीं मिलेंगे बच्चा क्या है, सीखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए उसे जो प्रभावी शिक्षक होगा वो क्या करेगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम में होता है। बताना है जो पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम होता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है या क्या क्या होता है। तो देखिए, पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या क्या आएगा, पाठ्यवस्तु भी आ जाएगा। बोधन युक्तियाः मतलब क्या है, ज्ञानात्मक विकास की यहाँ पर बात हो रही है या ज्ञान प्रदान करने की युक्तियों की बात हो रही है, ये भी आएगा। अधिगमनात्मक अनुभव भी आएगा और आकलन प्रतिमान, ये सभी क्या हैं, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, ये जो पेपर है भाई आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और बहुत शानदार लेवल है इसका। ठीक है, चलिए अगला है छात्राः कथायाः अंतम परिवर्ते कथां पुनर्लेखितुं यदा निर्देशयन्ते तथा प्रधान उद्देश्यः। मतलब क्या है, छात्रों को कथा का अंत परिवर्तन करके कथा पुनः लिखने का जब निर्देश दिया जाता है तब प्रधान उद्देश्य क्या होता है या फिर तब मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कथा का अंत परिवर्तन करके कथा को पुनः लिखना है, मतलब यहां इसमें क्या होगा, नया विचार या नया चिंतन होगा। अर्थात इसमें क्या है, सृजनात्मकता की बात होगी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम, मतलब छात्र में सृजनात्मकता को बढ़ाना, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और वीडियो पसंद आता है आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने साथियों के साथ से अधिक से अधिक शेयर भी आपको करना है। निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित भाषा कक्षायाः लक्षणम न मन्यते। अर्थात निम्नलिखित में से क्या छात्र केंद्रित भाषा कक्षा का लक्षण नहीं है। लक्षण नहीं है मतलब यहां पर नेगेटिव पॉइंट देखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प ए में कहा गया है शिक्षकः निर्देशयति इच्छति च यत् छात्राः तदनुवर्तनं कुर्युः अनुशासिता च भवेयुः। अर्थात शिक्षक निर्देश कर देता है और चाहता है कि छात्र उसके अनुरूप कार्य करें और अनुशासन में रहें। तो ये क्या है, छात्र केंद्रित भाषा कक्ष की विशेषता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक चाह रहा है कि जो मेरे नियम हैं उसका छात्र पालन करें। ठीक है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये लक्षण नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है यहां पर व्याकरण बोधनस्य उपयोगः। बोध का मतलब होता है ज्ञान, मतलब व्याकरण के ज्ञान का उपयोग बताएं आप किस में होता है। तो आपको पता है भाई व्याकरण का कार्य क्या होता है, भाषा को शुद्ध बनाना।
अर्थात हम कह सकते हैं व्याकरण के ज्ञान का उपयोग होता है शुद्धता को बढ़ाने में, है ना। तो यहां पर विकल्प डी में कहा गया है यथार्थता अभिवर्धनम, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगा। ठीक है, यथार्थता या फिर शुद्धता। ठीक है, शुद्धता या यथार्थता को बढ़ाने में व्याकरण का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षका छात्राणाम शारीरकम दंडनम न कुर्युः यतः। क्या है, शिक्षक को छात्रों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? आपको पता है यदि शिक्षक छात्रों को शारीरिक दंड देगा तो क्या है, बच्चे के अंदर क्या है, भय उत्पन्न होगा और वो क्या है, विद्यालय से दूरी बना लेगा। तो यहां पर आप देखें भय की बात किस में हो रही है, विकल्प बी में हो रही है ना। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, छात्रों में मनोभार में क्या है, भय उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, पेडागोजी एक जैसी होती है। आप डरिए मत संस्कृत से, आप एक पॉइंट पकड़ लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। स्व अधिगमनस्य कृते छात्रो उत्तरदायित्व संदर्भे निम्नलिखितेषु किम असमीचीनम। असमीचीनम का मतलब क्या होता है, उचित नहीं है या फिर असंगत है। मतलब क्या है, स्व अधिगम के छात्र उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से क्या उचित नहीं है, बताएं आप लोग। स्व अधिगम मतलब क्या है, छात्र स्वयं से अधिगम करे। ठीक है, इसके संदर्भ में बताना है क्या उचित नहीं है। तो यहां पर आप देखें नेगेटिव पॉइंट हमें देखना है। विकल्प आप सी में यहां पर देखें, देखिए अधिकाधिक गृह कार्य प्रायोजना कार्यम प्रदत्त कार्यम प्रदानम। मतलब यहां पर क्या है, छात्र को अधिक गृह कार्य प्रायोजना कार्य प्रदान करना, ये नेगेटिव पॉइंट होगा भाई मेरे, यदि छात्र को आप अधिक से अधिक गृह कार्य देते हैं। ठीक है, इससे क्या है, स्व अधिगम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पठन पूर्व कार्यस्य उद्देश्यः। मतलब पठन पूर्व कार्य का उद्देश्य क्या होता है, पठन पूर्व कार्य का उद्देश्य बताइए क्या होता है। मतलब पढ़ने से पहले जो कार्य किया जाता है वो क्या उसका उद्देश्य क्या होता है, पठन कौशल का मूल्यांकन नहीं। पढ़ने से पहले मूल्यांकन की बात हो रही है यहां पर, कठिन शब्दों की बात हो लगी नहीं, व्याकरण का बात हो रही है, गलत है। बल्कि पठन पूर्व कार्य का उद्देश्य होता है कि जो विषय आप छात्रों को पढ़ाने वाले हैं उसको क्या है, उस मुख्य विषय को आप प्रस्तुत करें और छात्रों को क्या है, प्रेरित करें। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखिए इसमें गद्यांश पद्यांश भी आपको मिलने वाला है, तो वो भी आपको देखना है। व्यापक मूल्यांकन नाम मतलब क्या है, व्यापक मूल्यांकन बताइए किसका नाम है, या कहा जाए व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो व्यापक का मतलब क्या होता है, बड़ा, इसका नाम ही बता रहा है। मतलब क्या है, इसमें क्या है, जो स्तर होता है या क्षेत्र होता है वो क्या है, बड़ा होता है। इसमें छात्रों की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक इन दोनों क्षेत्रों का आकलन होता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम। मतलब शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों का आकलन, इसी का नाम व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, और देखिए हमारी पारस फ्री एजुकेशन एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर है, इस पर अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। इसमें आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट मात्र 120 रुपए में मिल रहे हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से एप्लीकेशन को सर्च करें पारस फ्री एजुकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयोजित
अर्थात यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है यहां पर कहा गया है कक्षा में शिक्षिका अनेक प्रकार के उपायों और प्रक्रिया का प्रयोग करती है। ऐसा क्यों करती है बताइए आप लोग। कक्षा में कोई शिक्षिका है वह अनेक प्रकार के उपाय और प्रक्रिया का उपयोग करती है। क्यों करती है? प्रमोशन के लिए करती है? नहीं। आकलन के लिए? नहीं। बल्कि वह ऐसा क्यों करती है? विविध प्रकार की छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। छात्रों की जो आवश्यकता है, मतलब क्या है, अनेक प्रकार के छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह कक्षा में उपाय भी करती है और प्रक्रिया भी करती है, जिससे क्या है, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो प्रभावी कक्षा होगी वह गतिविधि आधारित कक्षा होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य बताना है। यहां पर रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहां पर विकल्प सी में कहा गया है बोधन अध्ययन तो उन्नतिकरणम। क्या है? बोधन अध्ययन उन्नतिकरणम मतलब क्या है? ज्ञान के अध्ययन में उन्नति करना। क्या है? बच्चों में जो ज्ञान है या बोध है उसमें उन्नति करना, ये रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य होता है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के दोषों को खोजना नहीं होता भाई मेरे, है ना, और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का निश्चय करना ये भी नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद हम यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है, कस्यापि जनस्य विशिष्ट क्षमता नाम कौशला नाम यथा संगीत विज्ञान औषध इत्यादि नाम रचनात्मकम अन्वेष्टुम माप्यतुम कृता परीक्षा किम कथ्यते। अर्थात यहां पर कहा गया है किसी भी लोगों की या किन्हीं भी लोगों की विशिष्ट क्षमताओं जैसे कि कौशल, संगीत, विज्ञान, औषध, इन सभी में क्या है, रचनात्मक खोज को मापने के लिए कौन सी परीक्षा की जाएगी। तो देखिए यदि आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में संगीत, विज्ञान, औषध है, ठीक है, इनसे संबंधित क्या है, रचनात्मकता को मापना है, तो इसके लिए क्या है, आपको एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब अभिव्यक्ति परीक्षा। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। एप्टीट्यूड नहीं होगा, ठीक है, न अचीवमेंट होगा, बल्कि यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात हुई है रचनात्मकता की। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। छात्राणाम लेखन कौशलानाम संशोधनार्थम निम्नलिखितेषु कः उपायना समीचीनः। न समीचीनः मतलब जो उचित नहीं है, समाचीन का मतलब होता है, समीचीन का मतलब होता है उचित है, और यहां लगा है ना समीचीनः मतलब जो उचित नहीं है, ऐसा कथन आपको बताना है। ठीक है, तो यहां विकल्प सी में कहा गया है रक्तवर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटि नाम संशोधनम, मतलब लाल रंग के द्वारा छात्रों की त्रुटियों का संशोधन करना ये लिखित कौशल के में संशोधन के लिए उपाय नहीं है। ठीक है, सही बात है। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आपने क्या किया, लाल पेन लिया और क्या है, उसमें गोले लगा दिए, तो इससे क्या है, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये उचित नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुद्धिमताम विद्यार्थिनाम उच्चारणम तथा शब्दानाम उत्तमम भवति केन उक्तम, मतलब क्या है, बुद्धिमान विद्यार्थियों में उच्चारण और शब्द ज्ञान उत्तम होता है, ये बताइए किसकी युक्ति है, मतलब ये किसने कहा है। तो ये टर्मन, फिशर, थॉम, इन सभी ने कहा है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, एताहि सर्वे रफी, मतलब इन सभी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एका शिक्षिका अन्वेष्यति यस्याः केचन छात्राः भाषा प्रश्नपत्रस्य लेखन संबद्धे भागे निम्न श्रेणी प्राप्नुवन्ति
सा निम्न श्रेणयः कारणं ज्ञातुम एकम परीक्षणम परिकल्पति तत्परीक्षणम किम कथ्यते। देखिए, एक शिक्षिका है जो देखती है कि उसके जो छात्र हैं वह भाषा प्रश्न पत्र में लेखन संबंधित भाग में निम्न श्रेणी प्राप्त करते हैं। तो निम्न श्रेणी के कारणों को जानने के लिए वह एक परीक्षण आयोजित करती है। बताना इस परीक्षण को क्या कहा जाएगा। तो हमें पता है, जब हमें कमी के कारणों का पता लगाना है या अधिगम में जो रिक्तियां हैं उनके कारणों का पता लगाना है, तो ये उस परीक्षण का नाम होता है निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। आप एक पॉइंट पकड़ ले, जहां पर आपने देखा कि आपको कमियों का क्या है पता लगाना है या जानना है, तो वहां पर क्या है, निदानात्मक होगा। ठीक है, तो हमने क्या है यहां पर पेडागोजी का लिया है। अब हम गद्यांश और पद्यांश को भी करते हैं। सबसे पहले आ गया है पद्यांश। हमें क्या है, इस पद्यांश को पढ़ना है, फिर प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर प्रश्न क्रमांक 21 तक के उत्तर देना है। तो हम पहले क्या करते हैं, पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा प्रश्न पर आएंगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर आप देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, यत्र सम्मानः प्रीति बांधवः। आपको देखिए इसका हिंदी नहीं आता, टेंशन मत लें। आपको ये जो शब्द लिखा है सम्मानः प्रीति बांधवः, ठीक है, आप इन शब्दों को क्या है देखें यहां पर कहां है पैर शब्द। ये शब्द आपको क्या है यहां पर देखना है। पहली बात तो देखिए ये कहा गया है, देखिए यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिनः न चा बांधवः। ठीक है, कहा गया है ना। फिर देखिए यहां पर कहा गया है ना तत्र दिवसम बसेत। ठीक है, देख रहे हो ना आप सभी लोग ना, ये चौथा वाला है जो। ठीक है, देखिए यहां पर, तो यहां पर आप देखिए मध्याह्न भोजन की यहां पर बात नहीं हुई है। ठीक है, ना यहां पर घर निर्माण की बात हुई है। ठीक है, बल्कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या बात हुई है, ना तत्र दिवसम बसेत, है ना। मतलब यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां पर क्या हुआ थी, हाँ दिवस बसेत की बात हुई, रात्रि की बात नहीं हुई थी, दिवस की बात हुई थी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प बी के साथ जाएगा। हमने क्या किया, देखिए पहले हमने जो ये शब्द थे सम्मानः प्रीति बांधवा, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये शब्द यहां पर मिल गए हमें। ठीक है, तो आपको पता है ये चौथा था, तो चौथे में ही क्या है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प बी के साथ जाएगा। ओके, हो गया ना क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न क्रमांक 17। एक ट्रिक है, यदि हिंदी नहीं आ रही है तो सबसे अच्छा उपाय ये है शब्दों को देखें और फिर वहां से आप कर दें। सम्मानः इति पदस्य विपरीत अर्थक नास्ति। मतलब सम्मान का बताना है कौन सा विपरीत अर्थक शब्द नहीं है। नास्ति का मतलब नहीं है। तो देखिए सम्मान का मतलब क्या होता है, देखिए सम्मान का बताना है विपरीत अर्थक कौन नहीं है। तो देखिए सम्मान का उल्टा अपमान होता है, तिरस्कार होता है, अनादर होता है। लेकिन जो आदर है इस सम्मान का क्या है, पर्यायवाची है, ना कि विपरीत अर्थक है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसारे निरर्थकम अस्ति, मतलब बताना संसार में क्या निरर्थक है। चलिए इसको हम देखते हैं, निरर्थक की बात कहां पर की गई थी। ठीक है, आप इस लाइन को देखें, विचित्र खलु संसारे नास्तुई किंचित निरर्थकम। मतलब किंचित नास्ति मतलब कुछ भी यहां पर निरर्थक नहीं है। क्या है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। तो यहां पर लिखा है ना किंचित, ना किंचित निरर्थकम, वहां पढ़ा था ना पढ़ने, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है, प्रथम श्लोक अनुसारेण जीवनम कैन शोभते। प्रथम श्लोक के अनुसार जीवन कैसे शोभित होता है। तो देखते हैं प्रथम श्लोक में क्या कहा गया था। देखिए यहां लिखा सदाचार जीवनम, मतलब क्या है, सदाचार से जीवनम शोभित होता है। ठीक है, सदाचार से, किससे होता है, सदाचार से होता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, सदाचार के साथ जाएगा, जो हम विकल्प डी में दिया है। ओके, क्लियर हो गया।
अब चलिए अगला देखिए, कस्या कोशः व्ययतः वृद्धि गच्छति। हिंदी नहीं आती है, टेंशन मत लीजिए, जो यहां पर शब्द हैं आपको वहां पर देखना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, क्या था हमारा, कस्या कोशः व्ययतः वृद्धि गच्छति। इन शब्दों को आपको यहां पर देखना है। देखिए कहां पर है, यहां पर देखिए ये बात की है यहां पर, कोशो अयम विद्यते तव भारती, मतलब क्या है, विद्या एक ऐसा कोश है जो क्या है, कमता नहीं है बल्कि क्या है, बढ़ता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विद्या के साथ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, विद्या के साथ जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं व्याख्या लिखी देखी, ठीक है, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पर्वत लघन्नम कथम कुर्यात्, पर्वत लघन्नम कथम कुर्यात्। तो आपको क्या है, पर्वत लघन्नम देखना है, कहां पर लिखा है पर्वत लघन्नम, देखिए कैसे कहां लिखा है पर्वत लघन्नम। तो देखिए यहां मिल गया हमें, ठीक है, सनहि पर्वत लघन्नम, मतलब धीरे से पर्वत को लांघना, सनहि, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। मैं चाहूं तो आपको उसका हिंदी करके भी समझा सकता हूं, लेकिन क्या है, उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गद्यांश क्या है, अलग अलग आते हैं, थोड़ी निश्चित यही गद्यांश आएगा। यहां से तो क्या है, आपको एक आइडिया मिलता है गद्यांश को कैसे करना है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसा ऐसा करें, आप इन शब्दों को देखें तो शब्दों आपको वहां पर मिल जाएंगे, फिर वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए 21 तक तो हो गया है, अब हम आते हैं सीधा गद्यांश पर। पद्यांश हमने पूरा कर लिया है, अब हमें क्या है, इस गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर प्रश्न क्रमांक 30 तक के उत्तर देना है। बहुत शानदार तरीके से करेंगे, जैसे हमने वहां किया था ऐसे ही हम यहां पर करेंगे। देखिए, गद्यांश से अस्माकम परंपरायाम एतस्य कहा अर्थ, मतलब गद्यांश में जो अस्माकम परंपरा का आया है शब्द, इसका क्या अर्थ है। देखिए आया है ना यहां पर पहली बात में है, देखिए अनादि कालात, ठीक है, यहां पर लिखा है अस्माकम परंपरायाम, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर बात की गई है भैया गद्यांश में हमारी भारतीय परंपराओं की बात की गई है, ठीक है, भारतीय परंपराओं की बात की गई है यहां पर, इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, ठीक है। आप गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपको चल जाएगा पता। देखिए यहां पर वेदों की बात की गई है, ग्रंथों की बात की गई है, ठीक है, मतलब भारतीय परंपराओं की बात की गई है। ज्ञानस्य प्राप्त ही कस्य अपेक्षा भक्ति ही, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए बताइए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन अपेक्षित होता है, मतलब कौन उचित होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा भी होगा, देखिए या तो क्या है, आप वहां पर सीधा समझ सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या उचित होता है, गुरु उचित होता है, गुरु के बिना क्या है, ज्ञान नहीं मिल सकता, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर विश्वामित्र की बात की गई है और भी कई गुरु की बात की गई है, तो यहां पर गुरु पर ही क्या बात हो रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है योग्य गुरु क्या है, उचित होता है ज्ञान के लिए। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प ए के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, विश्वामित्रेण महर्षे पदम कथम लब्धम। अब चलिए इसको हम देखते हैं, मतलब क्या है, विश्वामित्र ने जो महर्षि पद है इसको कैसे प्राप्त किया था, कैसे किया था प्राप्त। चलिए इसको तो देखना ही पड़ेगा, है ना। देखिए ये किया है यहां पर ब्रह्मर्षि, देखिए महर्षि स्थान प्राप्ति की बात हो रही है, तो कैसे किया था, उग्राणी तपसी, मतलब कठिन तपस्या से, उग्र तपस्या से प्राप्त किया था। तो ये देखिए विकल्प सी में मिल गया ना, उग्र तपस्या, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बाकी शब्द देखिए यहां पर क्रोध है, उग्र क्रोध, ये तो यहां पर आ ही नहीं इस तरह से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए प्रश्न क्रमांक 25, विश्वामित्रस्य प्रसिद्धे किम कारणमासीत, मतलब जो विश्वामित्र हैं वह है
उनकी प्रसिद्धि पूछी गई है, क्यों प्रसिद्ध हुए वो। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, कहां पर है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए प्रसिद्धम गात्री मंत्र समाजाय प्रक्षतान एन आचरात प्रसिद्धा लब्धि। मतलब क्या है, इनकी प्रसिद्धि प्राप्त का क्या है, इसी वजह से प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि इन्होंने क्या है गायत्री मंत्र से वजह से, है ना। तो गायत्री मंत्र की वजह से क्या है प्रसिद्ध हुए थे, तो गायत्री मंत्र हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मिल गया गायत्री मंत्र, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तपांसी समाचरता विश्वामित्रम किम प्राप्तम। क्या किया था, तप से क्या किया था। तो इस जो शब्द लिखे हुए हैं ये वाले, इनको आपको देखना है कहां पर मिलते हैं ये शब्द। ये मिल गया, देखिए सेम टू सेम बिल्कुल, है ना। तो क्या है, ब्रह्मर्षि स्थानम प्राप्तम, मतलब ब्रह्मर्षि का स्थान प्राप्त किया था। तो देखिए हो गया राइट आंसर हमारा। देखिए ना धन की बात हुई, ना वस्त्र की हुई, ना और किसी की हुई। ओके, अगला है वरिष्ठेन कस्य रचना कृता। मतलब वरिष्ठ ने, बताइए किसकी रचना की थी, वरिष्ठ ने। तो इसको भी आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि वरिष्ठ ने किसकी रचना की थी। देखिए आप लोग कहां पर है वरिष्ठ की, देखिए ये यहां पर देखें, वरिष्ठेन मृत्युम वशीकुर्वतः महामृत्युंजय मंत्र से रचना करता। मतलब महामृत्युंजय की रचना किसने की थी, वरिष्ठ ने की थी, जिससे क्या था मृत्यु को वश में कर सकते थे, वहां पर ये कहा गया है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, महामृत्युंजय मंत्र के साथ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए, विवादस्य विषय का आसीत। मतलब विवाद का जो विषय था वो क्या था, दोनों विवाद चल रहा था ना दोनों गुरुओं में। तो यहां पर देखते हैं क्या विषय था, क्या था, सत्संग विषय विवाद का वजह था। ठीक है, परस्पर विवाद, देखिए ठीक है, क्या था विवाद का विषय, सत्संग विषय था। देखिए ये लिखा हुआ है यहां पर सत्संग। ठीक है, सत्संग था विवाद का विषय, क्या था, सत्संग। तो बस ए है विकल्प डी। फिर क्या है, सतत पदम पदस्य पर्याय आसीत। मतलब जो सतपद जो है सतत, इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको जानते हैं सतत का मतलब क्या होता है, लगातार अर्थात निरंतर। ओके, चलिए देखिए मैं क्या है, यदि आपको इसकी व्याख्या ही बताऊंगा कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूं, गद्यांश पद्यांश में तो क्या है, आप टाइम वेस्ट मत करो। आप तो क्या है गद्यांश पद्यांश आए उनके आंसर खोजो, देखिए कि आंसर कैसे खोजना है, ये तरीका आप सीख लो बस। विवादस्य समाधाने कहा श्रेयान। मतलब जो विवाद का समाधान हुआ था, बताइए फिर किसको श्रेष्ठ माना गया, है ना। जब विवाद चल रहा था ना दोनों गुरुओं में, तो बताना है फिर किसको श्रेष्ठ माना गया था, कि सत्संग और तप में कौन श्रेष्ठ है। एक बोल रहा था तप श्रेष्ठ, एक बोल रहा था सत्संग श्रेष्ठ है। तो देखिए वो कहां गए थे, क्षीर सागर गए थे। यहां पर देखिए, हाँ देखिए फिर क्या था, किसको माना, समाधान हुआ विवाद का, किसको माना श्रेष्ठ, सत्संग को माना। ठीक है, लास्ट में आप देखिए तप की कहीं पर बात हुई ही नहीं है, केवल सत्संग की बात हुई है। ठीक है, तो किसको माना है, सत्संग को श्रेष्ठ माना गया। विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्यारे साथियों आज हमने संस्कृत का मॉडल पेपर कर लिया है। आपने कितना स्कोर किया वो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।